वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के टॉपिक में हम मुद्रा बाजार पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने मुद्रा बाजार के कुछ टॉपिक को कवर किया था कि मुद्रा बाजार के उपकरण क्या हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये देखा था। बाकी मुद्रा बाजार में जो मुद्रा की तरलता है उसकी गणना कैसे की जाती है और मुद्रा का प्रचलन, मुद्रा की गति का अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है, ये हमने देखा था। फिर आगे हमने देखा था कि जो है कि मुद्रा बाजार में आरबीआई इसको कैसे विनियमित करती है, क्योंकि मुद्रा बाजार यदि औपचारिक स्तर पर है, संस्थागत स्तर पर है, उसके लिए नियम विनियम बने होते हैं जिसके अनुसार मुद्रा बाजार में सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिजिटल करेंसी। ठीक है, जिसमें अभी हम पहले टॉपिक कवर करेंगे बिटकॉइन। बिटकॉइन देखते हैं बिटकॉइन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बिटकॉइन। ठीक है, और देखिए आजकल डिजिटल ज़माना है, तो डिजिटल मुद्रा का भी ज़माना होना चाहिए। ठीक है, तो डिजिटल मुद्रा ज़रूरी है, अब इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जब से क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोग्राफी की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तब से जो है ऐसी चीज़ें अब आप आने वाले भविष्य में आपको ज़्यादा दिखाई देंगी, डिजिटल लेन-देन से चीज़ें। ठीक है ना? क्योंकि जैसे-जैसे चीज़ों का विकास होता है, तकनीक का विकास होता है, उसी तरह से हमारी सारी आर्थिक क्रियाएँ हों, चाहे सामाजिक क्रियाएँ हों, जो भी जैसे-जैसे समाज में बदलाव आते हैं, तकनीक में बदलाव आते हैं, उसी तरह से समाज और देश बढ़ता रहता है आगे। ठीक है? तो उस अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अब डिजिटल लेन-देन बढ़ रहा है, तो देश में भी, भारत में भी जो है डिजिटली चीज़ें बढ़ती रहनी चाहिए, ये ज़रूरी होता है। ठीक है ना? बिटकॉइन जो है कि एक क्या है, आभासी मुद्रा है। क्या है? आभासी मुद्रा है। यह जो है भौतिक, इसका मतलब भौतिक रूप में उपस्थित नहीं है। है ना? मतलब आप इसको छू नहीं सकते, बस खाली इसके इमेज देख सकते हैं कि हाँ, ये बिटकॉइन है। ठीक है ना? डिजिटल रूप में देख सकते हैं, आभासी रूप में देख सकते हैं। ठीक है ना? इसीलिए कहा जाता है ये आभासी मुद्रा है। ये माना जाता है कि इसका आविष्कार जो है 2008 में एक जापान के वैज्ञानिक हैं, जो है सातोशी नाकामोतो। ठीक है ना? लेकिन इसमें अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये कोई व्यक्ति है, भाई क्या है, कोई संस्था का नाम है, ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। और जो है कि एक ऑस्ट्रेलियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रेग राइट के भी नाम से इसमें जुड़ा हुआ है कि उन्होंने भी बिटकॉइन का निजात किया है। ठीक है ना? अब ये जो बिटकॉइन है ये क्रिप्टो ग्राफी तकनीक पर या क्रिप्टो तकनीक पर कार्य करती है। ठीक है ना? जैसे अभी क्या है कि इस ग्राफी तकनीक में 21 मिलियन से अधिक जो है कि पहेलियाँ डाली गई हैं। इस तक
जो है सॉफ्टवेयर में, क्रिप्टोग्राफी सॉफ्टवेयर में। जैसे ही कोई एक पहेली सुलझाता है, एक बिटकॉइन उसमें से निकल के आ जाता है। ठीक है ना? अब तक इसमें से 15.2 मिलियन, ठीक है? 21 में से 15.2 मिलियन पहेलियों को सुलझा लिया गया है। पहेलियों को इसका मतलब इतने बिटकॉइन जो है आ चुके हैं। ये माना जा रहा है 2040 में अंतिम क्रिप्टो करेंसी जो है निकल के आ जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि अब जैसे-जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है उसी तरह से जो है कि अब पज़ल या पहेली जो है सॉल्व करना कठिन होता जा रहा है। फिर भी ये जो है कि 2040 तक लग रहा है कि ये सब सारी पहेलियाँ सुलझा दी जाएँगी। तो जैसे देखिए इसमें इसका सिस्टम कैसे कार्य करता है। जैसे आप मान लीजिए कि हम इसमें 21 मिलियन पहेलियाँ हैं, एक सुलझाएँगे तो निकलेगा इस पे जो है कि बिटकॉइन। इसका मतलब ये सीमित है अभी, ठीक है? लेकिन इसकी बिटकॉइन की मार्केट में माँग जो है असीमित है। मतलब इससे जुड़े हुए लोग करोड़ों लोग हैं, जो इसकी माँग कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अब इसी वजह से देखेंगे बिटकॉइन का जो माँग है, माँग अगर ज़्यादा है, तो इसका मूल्य भी बढ़ता रहता है। मूल्य भी बढ़ता रहता है, ठीक है ना? तो अब जैसे माँग बढ़ रही, मूल्य बढ़ता जा रहा है, तो जैसे अब इसको जैसे कि मान लीजिए किसी ने पज़ल सॉल्व किया, उसको 1 बिटकॉइन मिला। अब मार्केट में जितनी डिमांड है उसकी वो बेच देगा। फिर आगे अगर किसी को भी ये बेचना चाहता है तो उसको बेच सकता है बिटकॉइन को। उसी तरह से जो है मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती रहती है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो मुद्रा है सारी आभासी है। अब किसी भी अभी तक किसी भी देश ने अभी बिटकॉइन को लीगल टेंडर नहीं घोषित किया है। अब जैसे से हर कई देशों के सेंट्रल बैंक ने अपने-अपने डिजिटल मुद्रा जारी किया है, लेकिन जो है कि अभी बिटकॉइन को जो है कि नहीं किया है, ठीक है ना? जैसे रूस और जापान में वस्तु तथा सेवा की खरीदारी के उद्देश्य से बिटकॉइन का प्रयोग की अनुमति है, लेकिन ये भी लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है ना? अर्थात वहाँ पे जो है कि वहाँ की केंद्रीय बैंक पर ये दावे के रूप में कार्य नहीं करती, है ना? तभी जैसे रूस में और जापान में ऐसा प्रणाली भी बिटकॉइन को लेकर है। तो अब जैसे बिटकॉइन कार्य कैसे करता है? मैंने बताया ना कि मार्केट में जितनी इसकी क्या है कि सीमित है इसकी मात्रा। अब जो है कि माँग करने वाले ज़्यादा है तो डिमांड इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना? इसलिए देखेंगे इसका मूल्य जो है कि बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। अब ऐसे इसमें क्या है कि माँग करने वाले अधिक है, तो बिटकॉइन का मूल्य जो है तेज़ी से बढ़ता रहेगा, ठीक है ना? लेकिन यदि मान लीजिए कि अभी इस मान लीजिए बिटकॉइन का मूल्य मान लीजिए कि $1,00,000 है मान लीजिए, ठीक है? या $1,000 मान लीजिए लाख ज़्यादा एक $1,000 है, ठीक है ना? तो अब मान लीजिए अगर माँग करने वाले इससे और अधिक आएँगे तो इसकी माँग बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है ना? अब जैसे कि मान लीजिए अचानक जो है माँग करने वालों की कमी हो जाए, तो इस बिटकॉइन का मूल्य क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। अगर मान लीजिए अगली कंडीशन ये आ जाए कि माँग करने वाले ही न रहें, तो बिटकॉइन की कीमत शून्य हो जाएगी। इसकी कोई वैल्यू नहीं है फिर, क्योंकि अभी क्या है कि ये आपसी आप इससे जुड़ सकते हैं इसमें
ना अपनी डिमांड करके इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन इसमें सरकार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, ना इसमें सरकार का कोई जो है एक लीगल एस्पेक्ट है कि आपको इसे संरक्षित रखा जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो है नहीं किया जा सकता। तो जैसे-जैसे माँग इसकी बढ़ती रहेगी तो इसी की मूल्य बढ़ता रहेगा। लेकिन आभासी मुद्रा है, कभी भी इसकी माँग जो है कि अगर घट जाती है तो जो इसमें निवेशक हैं, का बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि आप बिटकॉइन में निवेश करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं तो जो है कि माँग ज़्यादा है तो हम उसको बाद में और माँग बढ़ेगी तो बेच देंगे। तो जो है कि लेकिन ऐसी स्थिति में अगर अचानक जो है माँग घट जाए या माँग बिल्कुल ही न रहे, तो आपके पास जो बिटकॉइन है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपका जो निवेश आपने उसमें किया है वो जो है अब नुकसान में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में होता ये है कि ये बाज़ार की अनिश्चितताएँ इसमें रहती हैं कि आप कैसे जो है कब ये फ्लक्चुएट करके नीचे आ जाए, कब क्या आ जाए। अभी तक तो जो डाटा रहा है वही इसका बढ़ने के ज़्यादा डाटा मिलते आ रहे हैं। ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए कि होता ये है, एक उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि मान लीजिए कि कोई एक जंगल है ये, ठीक है? इसमें किसी कोई वस्तु मान लीजिए या कोई जो है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मान लीजिए जो जंगल में पाया जाता है, ठीक है ना? मान लीजिए वो कम बहुत दिनों से संचित है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। और यहाँ मान लीजिए यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं, मान लीजिए गाँव है, शहर है, जो भी मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना? अब कोई जो है कि कोई एक व्यक्ति आता है या कोई संस्था आती है, अब कहती है कि ये वस्तु जो है हमें ला के दोगे, तो इसके लिए हम एवज़ में कुछ पैसे देंगे, ठीक है ना? ये मान लीजिए ये भी सीमित है, ठीक है ना? मान लीजिए कोई एक्स प्रोडक्ट है, जो सीमित है। अब ये क्या करेंगे, अब गाँव में ये अनाउंस कर देंगे कि जो ये प्रोडक्ट हमें ला के देगा, तो मान लीजिए शुरुआत में अभी अनाउंसमेंट किया इस कंपनी ने या व्यक्ति ने कि आप जो है 1 एक्स लेकर आएँगे तो हम आपको ₹10,000 देंगे, ठीक है? ₹10,000 देंगे। अब जो है कि कुछ लोग इससे जुड़ेंगे, कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे। अचानक देखेंगे कि जब ज़्यादा लोग इससे जुड़ने लगे हैं, अब मान लीजिए कुछ समय के बाद इसने जो है 1 एक्स की कीमत इसने बढ़ा दिया, 15,000 कर दिया। अब इसकी संख्या घटने लगी और इसको निकालना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, ठीक है ना? तब मान लीजिए 1 एक्स की कीमत जब हो गई, अब जो है 20,000 कर दिया। अब एकदम उसकी इस प्रोडक्ट की एकदम अब जंगल में एकदम उपलब्धता घटती जा रही है। अंत में देखेंगे बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है? अब उसकी कीमत मान लीजिए बढ़ा के अब 30,000 कर दिया, ठीक है? जब ये लगेगा इसको इस कंपनी को या व्यक्ति को कि अब ये जो है कि अब जल्दी से आसानी से नहीं मिलने वाला, अब क्या करेगा, अब इसकी कीमत 1 एक्स की मान लीजिए ₹50,000 कर देगा आप। लोग खोजते रहें, कुछ लोगों की भाई लगेगा कि लाएँगे तो ₹50,000 मिलेगा, इतनी डिमांड इसकी बढ़ गई है, ठीक है ना? अब ये क्या करेगा, इसी कंपनी में, संस्था में से कोई व्यक्ति क्या करेगा, अब बार्गेनिंग करना शुरू करेगा, कहेगा कि जो है कि अब हम 1 एक्स हम आपको देंगे, इसके मतलब अब ₹40,000 हमें दे दीजिए। अब ये क्या करेगा धीरे-धीरे इस पूरे एक्स प्रोडक्ट को जो है कि अब पूरा रिलीज़ कर देगा और पर जो है पीस आपका पर प्रोडक्ट जो है ₹40,000 में बेच देगा, ठीक है ना? अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, सारा प्रोडक्ट बिक जाएगा और सारे जो गाँव के लोग हैं, अब ये जाएँगे तुरंत जो है कंपनी में बेचने के लिए कि आप हमारा लीजिए और हमें 50,000 दीजिए, क्योंकि 50,000 कीमत तय हो चुकी है पहले से। तो देखेंगे ये कंपनी या व्यक्ति जो है गायब रहेगा। इसका मतलब आपका जो ये प्रोडक्ट है, अब कोई खरीदने वाला नहीं बचेगा, तो वो पैसा कमा के चला गया, ठीक है ना? पैसा कमा के चला गया, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। ये इसका मतलब ये जो आप देखेंगे, जो ये
बिटकॉइन है, ये यक्स है, इसको बिटकॉइन मान सकते हैं, और जो डिमांड करने वाले लोग हैं, डिमांड करने वाली कंपनी है, और इससे जुड़े लोग गांव वाले हैं। ठीक है ना? या इसको और एक उदाहरण समझ सकते हैं। मान लीजिए, ऐसे कम समझ में आया तो, मान लीजिए कि ये जंगल है, यहाँ पे कुछ बंदर हैं, ठीक है ना? बंदर जंगल में सीमित होंगे, जिनकी संख्या जो है कि सीमित होगी। अब मान लीजिए इस गांव में ये अनाउंसमेंट हुआ कि जो है ये एक बंदर कोई लाएगा तो उसको हम 10,000 रुपया देंगे। क्योंकि बंदर का तो वैसे कोई उपयोग नहीं, लोग क्या करेंगे? ठीक है ना? इसका मतलब उदाहरण के लिए समझिए। तो अब जैसे इसके बाद में फिर कुछ समय के बाद देखा कि भाई लोग नहीं ला रहे हैं, कुछ लाए, इसके बाद बंद कर दिए, तब इसने क्या किया, अब कीमत अब 20,000 कर दिया। तो लोग कहेंगे 20,000 मिलेगा, फिर ले आ रहे हैं। ठीक है? इसी तरह से देखेंगे बंदरों की संख्या घटती जा रही है, बंदर अपना कहीं अपने दूसरा अपना बना रखा चिड़ियाघर, उसमें रख रहा है। ठीक है? इसके बाद में फिर देखा अब जो नहीं मिल रहा है, 30,000 कर दिया। बंदरों की संख्या और घट गई। अब जंगल में ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं, इक्का दुक्का कहीं बहुत मेहनत करने पे मिल रहे हैं। ठीक है ना? और जब इसके बाद और कीमत बढ़ा दिया, 40,000 रुपया। अब देखा गया कि भाई अब जंगल में जो भी बचे थे वो भी आ गए, अब कोई गुंजाइश बहुत ही कम लगती है, ढूंढने से बंदर अब जंगल में मिलेंगे। अब ये क्या करेगा, इसी संस्था से, कंपनी से एक व्यक्ति बाहर निकलेगा, और जो है ये बार्गेनिंग करेगा, कहेगा कि अब जो है कि अब कीमत ये लगा देगा 50,000 रुपये। एक बंदा लाओ, 50,000 ले जाओ। अब ये व्यक्ति बार्गेनिंग करेगा, कहेगा कि भाई 40,000 की जगह अब हम जो है कि 45,000 रुपये में, 45,000 रुपये में क्या करो, हमसे बंदर ले लो, और यहाँ 50,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है ना? अब वो क्या करेंगे, ये सारे बंदर जो इसके पास इकट्ठे हुए थे, अब वो पर जो है बंदर का जो है कि 45,000 रुपये में ये सारे गांव वालों को, जितने लोग लेना चाह रहे हैं, सबको बेच देगा। क्योंकि इसलिए बेचेगा, कहेंगे भाई अब जो है 50,000 मिल सकता है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अब जब ये सारे लोग जो है कि फिर इसके यहाँ पास आएंगे कि आप हमें दीजिए, तो क्या होगा, ये अब ये चीज़ें ये गायब रहेगा, तो इस जो है कि लोग बंदर लेके क्या करेंगे, उस बंदर की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। ठीक है ना? कोई कीमत नहीं रह जाएगी। तो इसका मतलब इसने इन्वेस्ट किया जो भी 10,000 20,000, अब क्या किया, अंत में जो है इसका इन्वेस्टमेंट आया, और इसको बहुत सारा जो है कि शुरुआत में इन्वेस्टमेंट थोड़ा किया और बहुत सारा पैसा लेके गया। ठीक है ना? इस यही तकनीक इस तरह से क्रिप्टो करेंसी में भी कार्य करती है, बिटकॉइन में कार्य करती है। ठीक है ना? तो ये देखा जाता है इस तरह से। अचानक जिस वस्तु की कोई मांग नहीं है, उसकी डिमांड बढ़ा के फिर इसके बाद में उससे पैसे वसूली करके गायब हो जाना। ठीक है ना? अब जैसे कुछ बिटकॉइन के नाम हैं, जैसे लिब्रा फेसबुक की है, फेसबुक की डिजिटल करेंसी है। ठीक है ना? देखिए जो है कि फेसबुक की जो करेंसी है, उसका नाम रखा उसने लिब्रा। बाद में 2020 में उसका नाम चेंज करके डीएम कर दिया। 2020 में फेसबुक ने नाम चेंज कर दिया। ठीक है ना? कुछ और जो है प्रचलित जो है कि क्रिप्टो करेंसियां हैं, जो है कि जिसमें देखेंगे आप, एथेरियम है। जैसे सब नाम आता है तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि किसके क्या चीज़ है। लाइट काइन है। ठीक है? और है डोज काइन है। इत्यादि कुछ प्रचलित जो है क्रिप्टो करेंसियां हैं। ठीक है ना?
एक जो है कि अभी क्या कहते हैं कि सब एल सल्वाडोर कंट्री है, यह उत्तरी अमेरिका का। ठीक है ना? इसने जो है कि अपनी एक क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर लीगल टेंडर दिया बनाया है, जिसका नाम है जीओ। ठीक है ना? ये पहला देश बना जिसने क्या किया, लीगल टेंडर इस करेंसी को बनाया। ठीक है ना? उसका नाम रखा जीओ। ठीक है ना? इसी तरह से जो है कि अलग अलग देशों में ओरिजिन है, जैसे आप नेट डाल देंगे तो बहुत सारी करेंसियों के नाम मिल जाएंगे। आप ये सब जो है देख लीजिए, उसको सर्च कर लीजिए। ठीक है ना? और ठीक है ना, अभी हम इसके आगे देखेंगे, भारत ने भी ठीक है ना वित्त विधेयक के माध्यम से एक जो है डिजिटल करेंसी के रूप में वित्त विधेयक पारित किया है। उसके अनुरूप जो है देखेंगे आप, आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अभी जो है नवंबर एवं दिसंबर में जारी किया है। ठीक है ना? उसके इसके टॉपिक के बाद आगे वही पढ़ेंगे हम। ठीक है ना? तो भारत में भी डिजिटल करेंसी इसमें बनी है, जो है ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, सीबीडीसी है। ठीक है ना? इसको हम आगे देखेंगे। अभी हम बिटकॉइन की और क्या-क्या माँग क्यों बढ़ रही है, इसका प्रभाव क्या है अंतर्देश और राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये सब देख लेते हैं, फिर आगे इसके आगे आएँगे। ठीक है ना? तो देखिए, ये हो गया बेसिक्स, मतलब कि बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा है, जो भौतिक रूप में उपस्थित नहीं है। ये माना जाता है कि 2008 में जापान के एक वैज्ञानिक ने इसका निजात किया था। ये जो है कि क्रिप्टोग्राफी सब प्रोग्रामिंग पर आधारित होता है। ये माना जाता है कि इसमें 21 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 21 मिलियन जो है पज़ल्स इसमें डाले गए हैं इस प्रोग्रामिंग में। अब जैसे ही कोई पज़ल सॉल्व कर देता है, तो उससे बिटकॉइन की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? अभी तक इसमें से 21 में से 15.2 मिलियन की जो है कि पज़ल सॉल्व कर दी गई हैं। जैसे-जैसे अब लेवल बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से अब सॉल्व करना कठिन होता जा रहा है। माना जा रहा है कि 2040 तक इस सारे जो है कि पज़ल को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है ना? अब जैसे कि अब जितनी भी बिटकॉइन है, उसकी मात्रा सीमित है और अब जो है माँग असीमित है। ऐसी स्थिति में इसकी माँग बढ़ती रही है। ऐसा जो है अब तक का डाटा रहा है। जो है कभी जो है इसकी में कमी भी आई है, ऐसा नहीं है। तो अब समस्या इसके साथ ये है कि इसके कोई किसी देश के द्वारा मान्यता प्राप्त है नहीं। आप इसमें जुड़ते हैं, आपका नुकसान होगा, तो इसमें कोई किसी की संस्था की किसी की ज़िम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है ना? तो इसीलिए इसमें जो है कि क्षति होने का जो है कि ज़्यादा वो रहता है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। यदि मान लीजिए आभासी मुद्रा अचानक माँग खत्म हो गई, तो आपने जितना इन्वेस्ट किया था, वो सब जो है कि सब डूब जाएगा। तो ये सब देखा जाता है, इसमें जो है कि अनिश्चितताएँ ज़्यादा हैं। ठीक है ना? जैसे हमने उदाहरण देके बताया कि जंगल में स्थिति अगर ऐसी है, उसी को आप बिटकॉइन के संदर्भ में ले सकते हैं। ठीक है ना? कि बंदर की आपने माँग अननेसेसरी क्रिएट किया। ठीक है ना? अब क्रिएट किया, उसके एवज़ में आपने उसको क्रिएट करके अब डिमांड जो है बढ़ाते जा रहे हैं। और जैसे देखा कि उसकी संख्या खत्म होने वाली है, फिर अगर उससे अब उसको फिर बंद करना है अपनी व्यवस्था को, आपने क्या काम किया, उसी में से बाहर निकाल के उसी से बार्गेनिंग करके और सारे पैसे आपने उस क्षेत्र के ले लिए, गाँव के। इसके बाद फिर उन्हीं को बंदर लौटा दिए। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को तो कुछ नहीं मिला और सारा नुकसान हुआ, वहाँ के जो भी इन्वेस्टर थे, जो भी उससे लोग जुड़े हुए थे। इसका मतलब अनिश्चितताएँ कितनी ज़्यादा हैं, कब ये भाग जाएँ, कब क्या हो जाए, इसका कोई नियम है नहीं। ना इसमें किसी का एड्रेस पता आप पकड़ पाओगे, क्योंकि ये जिस तकनीक पे काम करता है, ये पर्सन टू पर्सन बियर करता है, पीयर टू पीयर है। मतलब आप देखेंगे कि आप इससे जुड़ सकते हो, आप इसमें किसी बैंक या किसी अन्य संस्थान से कोई संबंध नहीं है इसका। ठीक है ना? ये पर्सन टू पर्सन आप इससे जुड़ सकते हो और इसको पकड़ना भी बहुत मुश्किल काम है, कि जो है कि कैसे क्या चीज़ हो रही है, लेन-देन हो रही है, तो इसमें ठीक है ना? इसीलिए आप देखेंगे भी जो है इन क्रिप्टो करेंसी की कई सारे अफ़वाहें भी चलती रहती हैं, कुछ बहुत लोग इससे जुड़े भी रहे हुए हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा बेसिक इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। अब जैसे देखा जाए कि क्रिप्टो करेंसी जो है कि क्यों प्रचलित हो रही है?
इसका क्या कारण है कि क्रिप्टो करेंसी इतनी ज़्यादा जो है प्रचलन में आ रही है? एक तो यह कुछ वर्षों से क्या हो रहा है, ये क्रिप्टो करेंसी को निवेश का एक विकल्प माना जा रहा है, ठीक है ना? आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों से, मैं इसका नोट सब दे दूंगा, तो आप सब उससे एक बार तेजी से पढ़ लीजिएगा, तो और जो है आपके पास रहेगा तो रिवाइज भी करते रहेंगे, ठीक है ना? पिछले कुछ वर्षों से सोने का मूल्य न बढ़ना, ठीक है ना, बहुत कम बढ़ना, ठीक है ना? क्रिप्टो करेंसी में निवेश का एक अन्य विकल्प बनाता है, ठीक है ना? लोग जो है कि अन्य विकल्प के रूप में क्रिप्टो करेंसी आई है, तो लोग निवेश करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? दूसरा ये है कि शेयर बाजार भी जोखिम भरा है, जोखिम भरा रहता है, ठीक है ना? और ये भी शेयर बाजार के में जो पैसा लगाना चाह रहे हैं, ये भी एक विकल्प करता है, एक विकल्प के रूप में एक विकल्प प्रदान करता है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना? और ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे और भी देख सकते हैं, इसमें किसी जो है केंद्रीय नियामक का कोई लेना देना है नहीं, कोई संस्था जुड़ी नहीं होती, लोग स्वतंत्र रूप से इससे जुड़ सकते हैं और इससे बाहर जा सकते हैं, ठीक है ना? तो ये भी जो है इसमें किसी भी आप देखेंगे इसमें लेन-देन जो होता है, लेन-देन में उपस्थित लेन-देनों की पहचान जो है एवं संबंधित सूचनाएँ, ठीक है ना? गुप्त रहती है, इसमें कुछ पता ही नहीं चलता कि कैसे क्या जो है। और आप देखेंगे जो है कि इंटरनेट का प्रयोग इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, ये भी कारण है कि जो है कि इंटरनेट के माध्यम से आप जुड़ सकते हो, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जो है कि आप क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा मिलता रहा है, ठीक है ना? और दूसरी बात ये है कि इसपे कभी तक कोई कर नहीं लगाया गया है, ठीक है ना? कोई कर नहीं है, तो लोग उससे भी जागरूक रहते हैं भाई कि कुछ इसमें लगना है नहीं अपना, जो है क्योंकि सरकार इसको पकड़ ही नहीं पाएगी, कौन क्रिप्टो करेंसी ये सब काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है ना? तो इसीलिए इस तकनीक का प्रयोग जो है सरकार जो है कई सारी चीज़ों में कर सकती है, जिसमें जो है कि सुरक्षा बेहतर हो पाएगी और उसमें जो है कि हैक करने के और जो भी चीज़ें साइबर क्राइम की जो समस्याएँ हैं, वो कम हो जाएँगी, ठीक है ना? और भी कारण लिख सकते हैं कि जैसे कि पारंपरिक तरीकों की तुलना में क्रिप्टो करेंसी में लेन-देन काफ़ी आसान एवं तीव्र होता है। लेन-देन आसान एवं तीव्र होता है। ये भी रहता है, ऐसे में ऐसे कई कारण और भी हो सकते हैं, ठीक है ना? और ये ब्लॉकचेन की तकनीक पे कार्य करता है, इसकी नकली बनाना भी कठिन होता है, ठीक है ना? नकली बनाना भी कठिन होता है इसका। ये सब जो है कि इसके रीज़न्स हैं जो कि इसको बढ़ावा दे रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है ना? कि जो है कि लेन-देन आसान है, इंटरनेट का प्रयोग बढ़ रहा है, लेन-देन और पहचान संबंधी जो है जानकारियाँ गुप्त रखी जाती हैं। इस सब कारणों से जो है कि क्रिप्टो करेंसी की माँग मतलब प्रचलन बढ़ रहा है, ठीक है ना? और अब मैंने बताया ना कि क्रिप्टो करेंसी में सरकार कोई इसको आसानी से ज़ब्त नहीं कर सकती। ये भी एक लोगों के लिए बड़ा है कि सरकार का नियंत्रण है नहीं, हम जैसे अपना लेन-देन करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है ना? ये सब चीज़ें हैं। लेकिन मान लीजिए ये सब चीज़ें हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इससे इससे संबंधित चिंताएँ भी हैं, मतलब समस्याएँ भी हैं।
ठीक है ना? चिंताएँ भी हैं। दरअसल ये कि बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी के बारे में ओवरव्यू आप एक जानते रहेंगे, तो आगे डिजिटल करेंसी जो हमारी है, जो आरबीआई ने जारी किया है, उससे संबंधित चिंताएँ क्या हो सकती हैं और उसका लेन-देन कैसे बढ़ाया जा सकता है और वित्तीय समावेशन को तेज़ किया जा सकता है। तो ये सब के बारे में थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ऐसी चीज़ें जो है कि समस्याएँ भी हो सकती हैं और ये इससे लाभ भी हो सकता है भविष्य में, ठीक है ना? अब चिंताएँ ये हैं कि क्रिप्टो करेंसी माँग एवं क्या है? माँग एवं आपूर्ति पर आधारित है। माँग एवं आपूर्ति पर आधारित है, ठीक है ना? इसके मूल्य में अधिक उतार-चढ़ाव देखा जाता है, ठीक है ना? और इस कारण जो है, जो इसमें निवेशक है, जो भी इसमें जुड़ा हुआ है, उतार-चढ़ाव दिखता है। मतलब ये है कि कभी वो जो है माँग बढ़ गई तो उसकी कीमत में उसकी संपत्ति बढ़ गई, कभी जो है माँग घट गई, उसकी संपत्ति घट गई। इतना फ्लक्चुएशन होता है, तो इससे समस्या ये रहती है भाई कि जो इतना कौन जो है कि व्यक्ति है जो इतना फ्लक्चुएशन बियर कर सके, समझ सके, ठीक है ना? तो क्योंकि ये माँग आपूर्ति पर आधारित है और साथ ही जो है इसमें कोई विनियामक नहीं है, मतलब कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना? कब क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना? ये इसकी जो है सबसे चिंता का समय है, मतलब देखा जाता है बिंदु। और जो है कि ये जो है ब्लैक मार्केटिंग में प्रयोग हो सकता है, अगर इस ठीक है ना? ये भी चिंता का कारण है और जो है कि इसमें कर चोरी की संभावना तो है ही है। लोग पैसे का लेन-देन कर रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? तो ये भी चिंता है इसकी भाई कैसे इसको रेगुलेट किया जाएगा कि जो है ये कर के दायरे में आए। ये सब चीज़ें हैं। इससे अवैध व्यापार, आतंकवाद को अवैध व्यापार, आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है। ये सब जो है इसकी चिंताएँ हैं, क्योंकि कोई नई तकनीकी आती है तो उसके लिए समस्याएँ भी लेकर आती है कुछ न कुछ। हमारा दायित्व ये होना चाहिए कि हम इस समस्याओं को जो है कम कम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याण की ओर इसमें बढ़ सकें। ठीक है ना? ये सब चीज़ें क्रिप्टो करेंसी से संबंधित थी। अब जैसे कि कुछ इसमें और जो है किसी संबंधित कुछ और तकनीकी का इस्तेमाल होता है। एक जो कहते हैं पी2पी लेंडिंग, ये भी जान लीजिए थोड़ा-सा इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि पी2पी लेंडिंग क्या है? पीयर टू पीयर बोलते हैं, ठीक है ना? अब जैसे कि इसमें क्या होता है कि बिना किसी वित्तीय संस्थान के लेन-देन कर सकते हैं, बिना किसी लेन-देन कर सकते हैं और ये जो है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर होता है, ठीक है ना? ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ लोग जो है ऋण लेना चाहते हैं, कुछ जो है ऋण देना चाहते हैं, ठीक है ना? तो उसके हिसाब से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे इसमें तय कर लेते हैं जो कौन-सा ऋण लेकिन इसमें जो है कि थोड़ा-सा जो है कि असुरक्षा भी रहती है, इसलिए जो है कि बाद में आरबीआई ने इसके लिए एक गाइडलाइन भी जारी किया और इसको एनबीएफसी के तहत जो है परिभाषित करके लाया, ताकि इसको रेगुलेट किया जा सके, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि अब इसमें बैंक की ज़रूरत है नहीं, लोग आपस में ऐसे लेन-देन कर रहे हैं,
ठीक है ना? ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से। तो जो है कि अब इसमें बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो सकती है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए बाद में आरबीआई ने कहा यदि आप ऐसे कर रहे हो, तो आपके लिए कुछ दिन जो है मानक कुछ दिशा निर्देश हैं जिनका अनुपालन करना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि इसमें जो है कि अब असुरक्षित ऋण है ये। पता नहीं जो है लेने-देने वाला भाग जाए, क्या हो जाए, कुछ पता नहीं रहेगा। क्योंकि उसी तरह से ब्लॉकचेन की तकनीक पर है, लेकिन अब जो है इसको पीयर टू पीयर लेंडिंग के तहत रखा जाता है। जैसे आरबीआई ने कहा कि एक कर्जदाता जो है सभी पी टू पीयर लेंडिंग कर रहा है, अधिकतम 50 लाख रुपए तक ही कर्ज दे सकता है। कर्ज कितना दे सकता है? अधिकतम 50 लाख। ऐसे कुछ सीमाएँ रख दी है ताकि जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस तरह से ना लोग कर सकें, ठीक है ना? और एक ऋणी सभी प्लेटफ़ॉर्म से जो है 10 लाख रुपए से अधिक कर्ज नहीं ले सकता। सभी चाहे जितने भी पी टू पी प्लेटफ़ॉर्म बने हैं, 10 लाख से अधिक, ठीक है ना? और जो भी ऋण लेगा, ऋण की परिपक्वता अवधि 3 वर्ष की। पीयर टू पीयर लेंडिंग का मतलब ये होता है कि पैसे का, ऋण का ऐसा लेन-देन जिसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं रहता, ये किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से किया जाता है। ठीक है ना? अब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जैसे मान लीजिए हमें पैसा चाहिए, हम बैंक में जाके इस प्लेटफ़ॉर्म से जाके पैसे ले लिए। हमने अपनी डिटेल भरी ऑनलाइन, सारी चीज़ें मिली, हमने पैसा ले लिया। लेकिन अब ये जो है कि असुरक्षित है। मान लीजिए जिसने लिया वो जो है कि पैसा नहीं लौटा रहा है, कुछ समझ जो है कि या फिर जो है कि डूब जाएगा आपका पैसा फिर। ऐसी स्थिति में जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई आरबीआई के द्वारा कि यदि आप पी2पी लेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास रिस्ट्रिक्शन है कि 10 लाख से अधिक आप ऋण नहीं ले सकते और एक प्लेटफ़ॉर्म पे 50 लाख से अधिक कर्ज नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना? ये सब जो है कि शर्तें रखी गई ताकि जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नुकसान ना हो। अब अगर इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे ले लेंगे और पता चला कि जो है जो पैसा देने वाला है वो पूरी तरह से असुरक्षा में चला जाए। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें पीयर टू पीयर लेंडिंग के तहत देखी जाती हैं। ठीक है ना? और इसके बाद एक इस्तेमाल होता है टर्मिनोलॉजी नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी। नॉन फंजिबल टोकन। देखिए नॉन फंजिबल टोकन जो है एक और कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? फिर आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे मैं प्रोवाइड करा दूँगा नोट्स आप लोग जो है। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है ना? ये लिखा हुआ है। ये क्या है? ये भी एक डिजिटल संपत्ति है। जैसे और डिजिटल मुद्रा होती है, डिजिटल संपत्ति है, जो कला, वीडियो, ऑनलाइन खेल में प्रयुक्त उत्पाद आदि को दर्शाता है। ठीक है ना? ये ऐसा है जैसे आप अपने इन गेम प्रतिरूप के जैसे पबजी आप खेलते हो, फ्री फायर है या इससे पहले जीटीए वाई सिटी में कपड़े, हथियार आदि खरीदते थे। ये जो है उसी तरह का है ये नॉन फंजिबल टोकन। लेकिन नॉन फंजिबल टोकन केवल एक पहलू में अलग है, कि यह नॉन फंजिबल है। अर्थात इसका अर्थ ये है कि डिजिटल संपत्ति अद्वितीय है और दुनिया में किसी अन्य व्यक्ति के पास समान संपत्ति नहीं हो सकती। ठीक है ना? मतलब जो संपत्ति ये नॉन फंजिबल टोकन आपके पास है, किसी और के पास नहीं हो सकता। ठीक है ना? मतलब सेम उसी प्रकार का नहीं बन सकता।
ये इसकी एक यूनिक विशेषता है, ठीक है ना? जैसे आप ₹100 के नोट या बिटकॉइन को क्रमशः अन्य ₹100 के नोट किसी अन्य बिटकॉइन में बदला जा सकता है। लेकिन 2 एनएफटी को आप एक दूसरे से नहीं बदल सकते, क्योंकि ये समान ही नहीं होते। जब समान नहीं होंगे तो इसका विनिमय नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने हमको ₹100 दिया, हमने आपको ₹100 दिया तो बदल सकते हैं उसको। लेकिन जो है कि इसको विनिमय में नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि सेम उस संपत्ति का कोई चीज़ है ही नहीं। 2 एक तरह के नहीं हो सकते। इसलिए इसका प्रयोग जो है विनिमय माध्यम में जो है नहीं हो पाता, ठीक है ना? यह जो है कि ऑनलाइन खरीदा-बेचा जाता है। आमतौर पर इसमें ब्लॉकचेन पर निर्मित कुछ अंतर्निहित सॉफ्टवेयर एन्कोडेड होते हैं, जिनमें प्रमाण अंतर्निहित होता है, एक धारक का एक स्वामित्व को साबित करता है। जैसे मान लीजिए, इसमें क्या है कि आप नॉन फंजिबल टोकन को देख मतलब मुफ्त में देख सकते हैं इंटरनेट पे, डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें उसको तभी आपका स्वामित्व मिलेगा जब उसके मालिक से आपको जब उसके मालिक से आप खरीदोगे, ठीक है ना? जैसे डिजिटल करेंसी में कई सारे प्रारूप में अन्य चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसलिए जो है अलग-अलग जो है ये देखने को मिलती है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या है, नॉन फंजिबल टोकन क्या है। अब देखिए पीयर टू पीयर लेंडिंग हमने बताया अभी, ऋण की लेन-देन प्रक्रिया है, इसमें क्राउड फंडिंग का एक उपक्रम है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म द्वारा संचालित होता है। इसमें एक उधारकर्ता एक व्यक्ति बिज़नेसमैन भी हो सकता है, ठीक है ना? और जैसे इसमें इसको आरबीआई के तहत एनबीएफसी के तहत लाया गया। अब एक प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकतम 50 लाख रुपए से अधिक कर्ज नहीं दे सकता। एक व्यक्ति 10 लाख रुपए से अधिक नहीं ले सकता। एक कर्जदाता एक ऋणी से सभी प्लेटफ़ॉर्म पर लेन-देन 50,000 तक ही हो सकता है। ऋण की परिपक्वता अवधि 3 वर्ष की होगी। ठीक है ना? अब आगे पढ़ना है हमको इसमें डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है ना? ये अभी ये डिजिटल करेंसी जो है 2 रूप में जारी की गई। एक डिजिटल करेंसी खुदरा स्तर पे और एक थोक स्तर पे। ठीक है ना? थोक स्तर पे पहले जारी कर दी गई, खुदरा स्तर पे बाद में 1 दिसंबर 2022 को जारी की गई, ये नवंबर 22 में। ठीक है ना? तो सेम इसमें भी वही चीज़ है कि डिजिटल करेंसी जो है, अब इसमें थोड़ा-सा जो है कि भारत का स्तर पर देखना है, तो इसमें हम देखेंगे कि डिजिटल करेंसी कैसे कार्य करती है, कैसे जो है कि फंक्शनिंग अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है। अभी जो है कि कुछ ही शहरों में, जैसे कि दिल्ली में, बेंगलुरु में, मुंबई में, भुवनेश्वर में, इन सब जो है शहरों में भी इसका तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जारी जारी किया है। और ताकि जो है कि ये देखा जा सके कि ये क्या इसका रिस्पॉन्स रहा, ठीक है ना? इसमें 9 प्रमुख बैंक भागीदार हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआई है, कोटक महिंद्रा है, ठीक है ना? आईडीएफसी है और एचएसबीसी है, ठीक है ना? अब ये जो है कि इस पायलट प्रोजेक्ट के दौरान आरबीआई क्या करेगी, सरकारी प्रतिभूतियों का भुगतान जो करेगी, उसे प्रत्येक बैंक के सीबीडीसी खाते में नियमित अंतराल पर डिजिटल मुद्रा जारी करेगी। जैसे मान लीजिए जो भी प्रतिभूतियाँ बैंकों के पास हैं, तो उसमें से कुछ प्रतिभूतियाँ जब आरबीआई को बैंक वापस करेगी, तो आरबीआई उसके बदले में पैसे देती है। तो उस पैसे देने के बजाय सीबीडीटी खाते में उस प्रतिभूति के बदले आरबीआई क्या देगी उनको, डिजिटल करेंसी देगी। ठीक है? और डिजिटल करेंसी लोगों के पास पहुँचेगा कैसे? तो बैंकों के माध्यम से लोगों के पास आएगी। इसको मोबाइल में आप इस्तेमाल सेव कर सकते हो, ठीक है ना? और ये जैसे आप भीम यूपीआई इस्तेमाल करते हो, उसी तरह से इसका भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन आपको ये देखना है कि ये भीम यूपीआई से अलग कैसे है? जैसे भीम यूपीआई में आप जो है, ये सब आप फंड ट्रांसफ़र करते हो, तो पैसा चला जाता है, क्रेडिट हो जाता है, आपके पास डाटा आ जाती है, पैसा क्रेडिट हो गया। लेकिन पैसा वास्तव में कुछ समय बाद क्रेडिट होता है, क्योंकि जो अ, एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये सभी बैंकों को जोड़ता है, जैसे सभी एटीएमों को जोड़ता है, उसी तरह से जोड़ता है। इसमें पैसे पहुँचने में सब में देरी भी हो सकती है, कुछ सेकंड की, कुछ मिनटों की। और इसको बीच में बैंक इसको रोक भी सकता है कि जो है कि हाँ, पेमेंट नहीं हो पाया कुछ। लेकिन जब आप डिजिटल पेमेंट करेंगे, तो ये तुरंत जो है उस डिजिटल रूप में वहाँ पहुँच जाएगा।
ठीक है ना? इसमें जो है कि बैंक इसको बीच में नहीं रोक सकता कि हाँ, डिजिटल करेंसी जो है ये तुरंत का तुरंत पैसा पैसा जाएगा। ठीक है ना? जैसे आप लेन-देन करते हो कैश में, तो आपने कैश दे दिया, कैश मिल गया उसको। कि वो डिजिटल में ऐसा लेन-देन होगा कि जितना करेंसी आप भेजे उतना करेंसी के पास पहुँचेगा, उसी फॉर्म में पहुँचेगा। ठीक है ना? तो जैसे कि मान लीजिए इसकी इसकी सीबीडीसी की विशेषताएँ क्या है? तो ये देखिए इसमें क्या है, ये केंद्रीय बैंक की संप्रभु मुद्रा है, मतलब जितना लिखा रहेगा वो तो उसका जो है जैसे नोटों पे लिखा रहता है, मैं धारक को ₹10 अदा करने वचन देता हूँ। तो उसी तरह से इसमें भी है, ये भी संप्रभु मुद्रा है। ठीक है ना? यह क्या होगा इसमें, केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में देनदारी में दर्ज होगी, जैसे आप एसबीआई बैंक का रिकॉर्ड रखती है पैसों का, उसी तरह से इसका भी रखेगी। इसका भी निश्चित मूल्य होता है, जितना मूल्य का वो रहेगी डिजिटल मुद्रा। ठीक है ना? ये फंजिबल लीगल टेंडर की विशेषताएँ होती हैं, अर्थात इसे फिएट करेंसी, वाणिज्यिक मुद्रा के और नकदी में आसानी से बदला भी जा सकता है। ठीक है? जैसे नोट बदलना चाहते हैं, आप बदल सकते हैं। ठीक है ना? इसके लिए धारकों के पास खाता होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है? जैसे आप बैंक में जो है ट्रांज़ैक्शन चाहे जो भी करते हो भीम से, सबसे, वो आपके खाते से जुड़ा होता है। ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा, ज़रूरी नहीं कि खाते से जुड़ा हो, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना? और किस तकनीक पे काम करेगी ये? ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पे। ठीक है ना? इस तकनीक पे ये कार्य करती है। ठीक है ना? ये सब देखना मैं ऐसे मोटा बता दे रहा हूँ, बाकी इसको भेज दूँगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब जैसे देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज़ 1990 में आया, डिजिटल पेमेंट मतलब ऑनलाइन जो है डिजिटल पेमेंट बढ़ाने का प्रयास था, कुछ जो है। इसके बाद में आरटीजीएस आया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट 2004 में, एनईएफटी आया 5 में, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम आया 2010 में, सीटीएस आया 11 में, एनएसीएच आया, ठीक है, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस आया, और 2016 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आया। ठीक है ना? ये सब जो है विकास क्रम है, आरबीआई की वेबसाइट से मिल जाता है ये। अभी मैं दिखाता हूँ। ठीक है ना? ये डिजिटल रुपया ई-रूपी यूपीआई का वाउचर है। ये सब पढ़ लीजिएगा। फिर मैं यहाँ बता देता हूँ। सीबीडीसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है, लेकिन इसकी तुलना में उन निजी क्रिप्टो करेंसीज नहीं की जा सकती जिनका पिछले एक दशक में व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना? अब जैसे कि इसमें क्या है कि जैसे आपने बताया था ना, बिटकॉइन, एथेरियम, जो हमने बिटकॉइन अभी बताया था, उसकी तुलना में ये कैसे अलग है। ठीक है ना? अब जैसे है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी आधारित है, ये भी आधारित है, इसलिए दोनों में तकनीकी कॉमन है। ठीक है ना? अब इसके लिए क्या है, केंद्रीय प्राधिकरण होगा, जैसे आरबीआई है, ये कम अस्थिर है। ठीक है ना? मतलब स्थिर है एक तरह से कह लीजिए, अधिक स्थिर है, इसमें तो स्थिरता ही नहीं है। ये लचीली आपूर्ति है, निजता का उल्लंघन और बेनामी का बहुत कम भय है, क्योंकि इसकी ज़िम्मेदारी आरबीआई ले रही है। उदाहरण के तौर पर ई नायरा हो गया, डिजिटल युआन, चीन की डिजिटल मुद्रा युआन हो गई। ठीक है ना? इसमें क्या है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, हर कोई अपने से जुड़ जाता है, इसमें कोई वो नहीं, अत्यधिक अस्थिर है, सीमित आपूर्ति, निजता का उल्लंघन हो सकता है, बेनामी का बहुत अधिक भय रहता है इसमें। ठीक है? जैसे दोनों की तुलना करनी हो भाई, जो भारतीय डिजिटल करेंसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो बिटकॉइन से कैसे डिफरेंट है, ये अंतर आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है ना? ये सब चीज़ें हैं, ये सब ये मैं भेज दूँगा, ये सब एक साथ सब पढ़ डालिएगा। ठीक है ना? तो ठीक है ना? दुनिया भर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रबंधन करने के लिए अलग-अलग मॉडल हैं। सिंगल टियर मॉडल है, 2 टियर मॉडल है, इनडायरेक्ट मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल है। ठीक है ना? ये सब मॉडल जो है अपनाए गए हैं। इसके बाद हमने बता दिया इसका पीयर टू पीयर लेंडिंग हो गया, नॉन फंजिबल टोकन हो गया, क्रिप्टो करेंसी संबंधित चिंताएँ बता दिया हमने। ठीक है ना? एक बार यहाँ से और रिवाइज़ कर लीजिएगा तो आपको क्लैरिटी थोड़ी और आ जाएगी। ठीक है ना? और बिटकॉइन है, बाकी आप जो है कि यहाँ से
देख सकते हैं ये पूरा मुद्रा बाजार से लेके नीचे तक का सारा जो है नोट्स है, ठीक है ना? ये पूरे मुद्रा बाजार का जैसे पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो भी मतलब उस तरह के हैं वनडे एग्जाम के सबके, मैं जब एक कुछ दिनों बाद में बनाऊंगा तो ये सब चीज़ें आपको भेज दूंगा, ठीक है ना? देख लीजिएगा, बाकी मैं बता देता हूँ कि वेबसाइट से जो है आप जो है कि अब ये लिस्ट ऑफ डिजिटल करेंसी आप देख सकते हैं वेबसाइट पे, बहुत सारी जैसे चीज़ें हैं कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, टेथर है, एक्सपी है, बिनांस है, कार्डेनो है, इस तरह से जो है क्रिप्टो करेंसी के नाम है, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। अब देखिए यहाँ डिजिटल करेंसी के पीआईबी का ये डाटा है, ठीक है ना? तो अब यहाँ देखिए इस पे लिखा गया है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड कॉन्सेप्ट नोट ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। 7 अक्टूबर को इन्होंने कॉन्सेप्ट नोट जारी किया था, ठीक है ना? और ये आरबीआई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, ठीक है ना? और ये द मिनिस्टर स्टेट दैट सीबीडीसी पायलट लॉन्च आरबीआई इन रिटेल सेगमेंट हैज कंपोनेंट बेस्ड ऑन दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पे 2 प्रारूपों में जारी हुई है, होलसेल पे, ठीक है ना? होलसेल में डिजिटल रुपीज़, इसको ई रुपीज़ डब्ल्यू कहते हैं, और जो एक रिटेल पर है ई रुपीज़ आर कहते हैं, ठीक है ना? 1 दिसंबर को लॉन्च हुई और ये 1 नवंबर को, ठीक है? ये लिखा गया इसमें, ठीक है ना? और ये पीयर टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट कार्य करेगी, मतलब ये व्यक्ति से व्यक्ति में भी ट्रांसफर हो सकती है। आप पीयर टू मर्चेंट मतलब किसी संस्था को आप पे कर रहे हैं तो उसको भी ये पेमेंट है इसका हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, जैसे आपका भीम यूपीआई सब में करते हो, ठीक है ना? और बाकी आप जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे आप, ठीक है ना? तो आपके ये होम पेज खुल के आएगा, ठीक है ना? जैसे हम वेबसाइट आरबीआई की वेबसाइट से आप बहुत सारा डाटा अर्थव्यवस्था का ले सकते हैं। अगर आपको जानकारी करंट अफेयर की चाहिए, सारी चीज़ें बैंक से संबंधित, क्योंकि मेन रेगुलेटिंग बॉडी आरबीआई है, तो सारा जो भी अपडेट आती रहती है उसको आप यहाँ पे हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आप इसको जो है वेबसाइट को देखा करिए, ठीक है ना? अब जैसे मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ मिलेगा, जो डिजिटल करेंसी संबंधी जो भी ऑर्डर आए हैं, सर्कुलेशन है, पब्लिकेशन में जाइए, यहाँ से रिपोर्ट्स में जाइए, ठीक है ना? यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाइए, यहाँ दिखा देखिए पहले लिखा हुआ है अक्टूबर 22 का है, कॉन्सेप्ट नोट ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है ना? अब इसको सारा सम इसको डाउनलोड कर लेंगे, 1276 केबी का है। इसमें आपको जो है कि एक साथ सारा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको टॉपिक वाइज देखना है, तो इसमें से जो है आप देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, यहाँ अगर इसको करेंगे, देखिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क खुल के आ गया, ठीक है ना? किस कैसे कार्य करेगा, सब चीज़ें पढ़ लीजिए। हिंदी में अभी अपलोड नहीं है, तो वो भी कुछ समय लगेगा उसमें अपलोड होने में, ठीक है ना? ये सब चीज़ें देखिए पूरा खुल के वही चीज़ आ जाती है जैसे इस लिस्ट में है। टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल होगी उसके बारे में है, ठीक है? ये सब जितनी चीज़ें हैं आप यहाँ से पढ़ लीजिए तो आपको चीज़ें क्लैरिटी रहेंगी। बेसिक-बेसिक जो उसके फंक्शन है और कैसे कार्य करेगी, ये सब चीज़ें हमने बता दिया, क्या फीचर्स होंगे, वो सारी चीज़ें इसी में मेंशन्ड हैं, ठीक है ना? और जैसे कि मान लीजिए एक और चीज़ें आपको देखनी है, अब देखिए इसमें पॉलिसी रेट क्या चल रहा है। पॉलिसी रेट है, रेपो रेट है 6.25, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है 6%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 6.5, बैंक रेट है 6.5, फिक्स रिजर्व रेपो रेट है 3.3। मैंने बताया था उसमें कुछ चेंज होंगे तो आप यहाँ से डाटा ले लीजिए। यदि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं बैंक वैंक, तो ये सब वेबसाइट अपना खोल लीजिए, एक दिन पहले सारे डाटा एक बार ध्यान से देख लीजिए तो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना? रिजर्व रेशियो में आप देखिए सीआरआर कितना है 4.5, एसएलआर है 18%। एक्सचेंज रेट देख लीजिए मुद्राओं का, $1 कितने के रुपए का है? 81.54। और एक जो है ब्रिटिश पाउंड है 100 9 पॉइंट 100 पॉइंट इतना, 1 यूरो इतने का है, एक जापानी येन इतना है, ठीक है ना? ये देखिए 27 जनवरी 1:30 का डाटा है, बदलता रहता है तो आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए आप, बेस रेट इतना है, एमसीएलआर ओवरनाइट सेविंग डिपॉजिट रेट इतना है, और टर्म डिपॉजिट रेट इतना है 6.725, ठीक है ना? और यहाँ पे देखिए मनी मार्केट में जो भी हम पढ़ रहे थे, मनी मार्केट में देख लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इस पे ब्याज इतना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो 2032 के लिए लॉन्ग टर्म वाली है सब, ठीक है ना? तो लॉन्ग टर्म पे देखिए इतने-इतने ब्याज दर हैं। और देखो यहाँ पे ट्रेज़री बिल है, टी-बिल मतलब ट्रेज़री बिल। हमें बताया था ट्रेज़री बिल और ये सब जारी होते हैं 51 दिन के, 182 दिन के, 182 364 दिन के।
तो जैसे जो आपने वो सब सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं ना, तो वेबसाइट में क्या चीज़ें हैं अपने आप वो क्लियर कर लेंगे, उसमें सारी चीज़ें समझ में आएँगी तो ध्यान में भी बनी रहेगी। अब जिस चीज़ के बारे में बेसिक से नहीं पता है, तो आपको बारे में कुछ जानकारी वो नहीं लगेगा कि ये क्या टी बिल क्या है, 91 डेज़ क्या है। अब ये सब जो लिखे गए हैं, जीएस मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, देखिए इसमें कितने रेट के हैं, ठीक है ना? अब जैसे इसमें ये सब वेबसाइट है, फिनटेक है, रिटेल डायरेक्ट है, ये सब भी आप जा सकते हैं। आरबीआई म्यूज़ियम तो चलो वो सब उनके मॉन्यूमेंट है, वो सब देखने की इतना ज़रूरत नहीं है। ये सब आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए मॉनेटरी पॉलिसी देख सकते हैं, ओवरव्यू मॉनेटरी पॉलिसी का देख सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में अब मॉनेटरी पॉलिसी की फ्रेमवर्क क्या है? अब देखो ये 2016 में एक संशोधन किया गया था जिसके तहत आरबीआई पॉलिसी में कितने मेंबर होंगे सब तय किया गया था अलग, ठीक है ना? फ्रेमवर्क है, कमेटी देखिए यहाँ पे है। कमेटी में देखिए 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के, 3 सरकार के, ठीक है ना? अब यहाँ लिखा गया है 4 टू 6 मेंबर जो हैं, वो होल्ड कर दिए गए हैं अंटिल जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं होता, ठीक है ना? ऑफिस पीरियड और 4 ईयर 4 साल के लिए इनको फिक्स कर दिया गया, मतलब या सरकार ने इनको 4 टू 6 किसके मेंबर हैं? सरकार के। सरकार अपॉइंट करती है इनको, ठीक है ना? ये नाम भी है कौन-कौन है इसमें आप देख सकते हो। बाकी देखेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, रेपो रेट और रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट इन्फ्लेशन टारगेट मतलब मुद्रास्फीति के जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए करती है। अब देखेंगे ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, 1 साल में कम से कम इसकी 4 बैठकें होती हैं। ठीक है ना? ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हमने बताया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी सब बताया था। रेपो रेट, स्टैंडिंग देखो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें कितनी-कितनी हैं। सब एक दिन अगर आपने सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ी है तो फटाक से रिवाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो वेबसाइट कैसे देखना है और ये सब देखिए, ये मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस क्या होता है, मीटिंग कैसे होती है, क्या चीज़ें होती हैं, इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है प्रोसेस का। और लीगल फ्रेमवर्क कैसे है, कौन से एक्ट के तहत कार्य करता है। देखिए ये जो है 1934 वाला आरबीआई एक्ट है और जो भी पॉलिसी कमेटी के लिए रेगुलेशन एक्ट संसद से बना था 2016 इसके तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में परिवर्तन किया गया था मेंबर में। ये सब चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है ना? इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में क्या स्थिति है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट देख सकते हैं, रेगुलेशन देख सकते हैं किससे, आप यहाँ पे कमर्शियल, कोऑपरेटिव, नॉन बैंकिंग, ठीक है ना? कमर्शियल बैंक देखना ओवरव्यू का, तब यहाँ देख लीजिए क्या-क्या है चीज़ें, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएँगी, ठीक है ना? पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम देख सकते हैं, करेंसी डेब्ट मैनेजमेंट है। और यहाँ पे देखिए कुछ जो है कि सांख्यिकी के डाटे हैं, डाटा रिलीज़, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। वीकली है, मंथली है, आरबीआई बुलेटिन है, ये सब चीज़ें जो है कि कोई भी मैगज़ीन वाले जो भी पब्लिश करते हैं अपनी मैगज़ीन, तो सारा डाटा जो है आरबीआई से ज़्यादातर ही लेते हैं। उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और उसको हिंदी, इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो आपको अगर रेगुलर वेबसाइट आप देखते रहेंगे तो ऐसी चीज़ें आपको आपको पता रहेंगी, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें इंडिकेटर है, जीडीपी पे आप देख सकते हैं, रिज़र्व मनी, मनी मार्केट सब पे जा सकते हैं, जीडीपी पे जा सकते हैं। सारा डाटा आपको मिल जाएगा यहाँ से, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? आप जैसे कि यहाँ से सरकार का डाटा है, बेसिक डाटा है, तो आपको अब देखिए यहाँ पे 2011-12 से बेस प्राइस पे जीडीपी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेस प्राइस 2000 जो है कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर 2011-12 देखिए यहाँ पे 2021-22-23 का क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 में भी का डाटा अब तक आया है, ठीक है ना? अब यहाँ पे देख लीजिए एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशरी है, मिनिमम कितना ये सब क्या है? क्वार्टरली एस्टीमेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक रेट ये सब भी देख सकते हैं, इसी से आगे जीडीपी का कैलकुलेशन में ये सब हेल्प करता है, ठीक है ना? ये सब आप देख सकते हैं। कोई नोटिफ़िकेशन लेटेस्ट में आता है तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। एक बार सारे जितने भी दिए गए हैं सब में देख लीजिए, क्या-क्या चीज़ें जो है बदल रही हैं, ठीक है ना? मेन मेन ज़्यादा होता है करंट रेट जैसे ये जो है पॉलिसी रेट, ये सब चीज़ें ज़्यादा रहती बदलती रहती है, फ्लक्चुएट करती हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है ना? आप पब्लिकेशन में जो भी एनुअल रिपोर्ट जारी करता है और ये सब भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना? ड्राफ्ट रिपोर्ट है, इतनी सारी रिपोर्ट हैं, ठीक है ना? तो जो रिपोर्ट्स हैं सारी जो चर्चा में रहती हैं न्यूज़ में, आप यहाँ से रिपोर्ट उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? तो ये जो है इस तरह से आरबीआई की वेबसाइट पे आप 2 दिन 4 दिन में एक बार अगर आप विज़िट करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो कई सारी चीज़ें आपको
इसी से पता चलती रहेंगी, ठीक है ना? तो ये तो मतलब मुद्रा बाज़ार में लगभग चीज़ें इतनी ही थी और जो डिजिटल करेंसी थी उसके बारे में मैंने कुछ बता दिया है, बाकी नोट से आप पढ़ लीजिएगा और ठीक है ना? तो बाकी डिजिटल करेंसी की सारा डाटा इस पे वेबसाइट से भी एक बार देख लीजिए, ठीक है ना? ओवरव्यू में देख लेंगे तो बेसिक सारे सारांश उसको मिल जाते हैं, ठीक है ना? तो फिर देखते रहिए जो है कि ये लेक्चर और कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आप सब, ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।